नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम कंपनीज एक्ट से रिलेटेड चैप्टर नंबर 13 की रिवीजन करेंगे, जो ऑब्वियसली हमने क्लास में पढ़ा। बिल्कुल उसी पैटर्न पे हैंड रिटन नोट से मैं आपको ये रिवीजन कराने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 13 जो डील करता है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल, जिसे शॉर्ट में हम एनपी कह लीजिए, रेड विद शेड्यूल नंबर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट और ऑब्वियसली साथ में रूल्स हैं 2014 के। अगर हम इस चैप्टर को बाइफरकेट करते हैं तो देखिए, मैनेजरियल पर्सोनल में तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए: मैनेजर, एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर। इन तीनों को ही हम मैनेजरियल पर्सोनल कहते हैं। दूसरी बात हम सेक्शन 203 में पढ़ेंगे होल टाइम के एमपी, एंड तीसरी बात आ गया सीएस कंपनी सेक्रेटरी, जिसपे ऊपर हम दो सेक्शन पढ़ेंगे 204 एंड 205। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 196 हम देख रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल, शेड्यूल 5 रेड विद रूल नंबर 3 एंड 7 है, और इसी के साथ 196 के साथ हम 201 की भी बात करेंगे। तो सब सेक्शन 1 ये कहता है कि भैया एम और एमडी, यहां डब्ल्यूटीडी की बात नहीं है, मैनेजर या एमडी में से आप एक ही व्यक्ति रख सकते हैं, दोनों सेम टाइम पे नहीं हो सकते। सब सेक्शन 2 में हम टेन्योर पढ़ते हैं, और तीनों का टेन्योर मैक्सिमम एट ए टाइम 5 साल हो सकता है, चाहे अपॉइंटमेंट हो, रीअपॉइंटमेंट हो। और रीअपॉइंटमेंट जो कंफर्म करनी होती है वो सिर्फ आप आखिरी साल में कर सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 साल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, उससे ज्यादा पहले आप कंफर्म नहीं कर सकते। सबसेक्शन 3 कहता है कि भाई ये लोग क्या होंगे, डिस्क्वालिफाइड होंगे, मतलब नेगेटिव एक लिस्ट दी है जहां कोड की हम पढ़ते हैं एआईसीसी। ए से एज कम से कम 21 साल, मैक्सिमम 70 साल, लेकिन 70 से ज्यादा वाले भी आप रख सकते हैं, प्रोवाइडेड आप जनरल मीटिंग में एसआर पास करें और उसकी जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में दीजिए। लेकिन अगर एसआर नहीं पास होता है, लेकिन वोट्स इन फेवर ज्यादा है कंपेयर टू अगेंस्ट, तो क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट से को एक एप्लीकेशन देके उनसे अप्रूवल ले सकते हैं। दैट सिनारियो बिना एसआर के भी आप 70+ वाले को अपॉइंट कर सकते हैं। आई से है आप इंसॉल्वेंट हैं या थे कभी भी। सी से है आपने क्रेडिटर्स के साथ कंपाउंडिंग करी है। सी से आप कन्विक्ट हुए हैं किसी भी ऑफेंस में, लेकिन जेल गए हैं आप मोर देन 6 मंथ से ज्यादा। इसके बाद सबसेक्शन 4 कहता है कंडीशंस क्या है अपॉइंटमेंट की, कि भैया इसमें 2 सिचुएशन है। देखिए, अगर आप शेड्यूल 5 का कंप्लायंस कर देते हैं, शेड्यूल नंबर 5 का कंप्लायंस कर देते हैं आप, शेड्यूल नंबर 5 में क्या है भैया, 4 कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये रहा शेड्यूल नंबर 5, उसका पार्ट नंबर 1, और ये इसका कंप्लायंस कर देते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती है। पहली कंडीशन क्या है, ना तो देखिए आप कभी जेल गए हैं, ना ही आपको फाइन लगा है 1000 रुपए का। इकोनॉमिक ऑफेंसेस कह लीजिए, जितने भी इकोनॉमिक लॉज हैं, ये 19 एक्ट्स की एक लिस्ट है, लगभग काफी तो आपके गुड्स के ही हैं। नंबर 2, आप कॉफी पोजा में डिटेन नहीं हुए हैं, तो कॉफी पोजा एक्ट ऑफ 1974 स्मगलिंग से रिलेटेड, उसमें डिटेन नहीं हुए। लेकिन इन दोनों कंडीशन में अगर आप कन्विक्ट हो भी गए हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट वेट भी कर सकती है। तो दैट मीन्स ये नहीं भी सेटिस्फाई हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से हम अपॉइंट कर सकते हैं। एज वाला पॉइंट वही रहेगा। नंबर 4 है आप भारत में रेजिडेंट होने चाहिए, और रेजिडेंट का यहां मतलब क्या है, जिस दिन आप अपॉइंट हो रहे हैं बिल्कुल उसके बैक ईयर में 12 महीने तक आप भारत में रह रहे हो। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर आप आए हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, तो जिसका मतलब है आप इंडियन कमीशन से वीजा वगैरह लेके आए हैं, तो आपको ये रेजिडेंट वाली कंडीशन का कंप्लायंस नहीं करना होता है। और तो देखिए, नॉर्मल पहला आ गया। अगर आपने शेड्यूल 5 का कंप्लायंस किया है तो क्या करना है, अपॉइंटमेंट के 60 दिन के भीतर आपने आरओसी को फाइलिंग करनी है रिटर्न MR1 के अंदर। और कंडीशन ये है, देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में BR से अप्रूव करेंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट होने के बाद नेक्स्ट जो जनरल मीटिंग होगी उसमें उसका कंफर्मेशन, सब्सिक्वेंट अप्रूवल कह लीजिए या रेटिफिकेशन कह लीजिए, आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शेड्यूल 5 का कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं, राइट, तो हमने कहा था आप सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लीजिए। उसके लिए आपको MR2 में एप्लीकेशन देनी है 90 दिन के भीतर। रूल 7 यही कहता है, और सेक्शन 201 इसी से रिलेटेड है। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, ये 2 कंडीशन तो सेम ही रहेंगी, BR प्लस पोस्ट OR प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है। तो इसी को देखिए हम साथ में ले लेते हैं। ये आपका आ गया सेक्शन 201।
तो 201 ये कह रहा है एप्लीकेशन दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को दीजिए, लेकिन उनको एप्लीकेशन देने से पहले सारे मेंबर्स को नोटिस दीजिए कि हाँ जी कंप्लायंस नहीं हुआ है शेड्यूल 5 का, लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के द्वारा इस आदमी को अपॉइंट करना चाहते हैं। और साथ में 2 अखबारों में इंग्लिश प्लस वर्नाकुलर में भी आपने पब्लिकेशन देना है। और वर्नाकुलर अखबार कहाँ का आता है, जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। और इसके बाद जैसे मैंने कहा MR2 90 दिन के भीतर भीतर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है, और साथ में नोटिस एंड पब्लिकेशन जो क्या है उसकी कॉपी भी आप गवर्नमेंट को देंगे। इसके बाद देखिए इसी सेक्शन में सब सेक्शन 4 में हम ये भी देखते हैं कि फाइलिंग विद ROC करनी है क्या, एक सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर या CS ऑफ कंपनी या होल टाइम CS इन प्रैक्टिस कि हमने शेड्यूल 5 का क्या किया है, कंप्लायंस कर दिया है। और साथ में देखिए जब हमने कहा बोर्ड मीटिंग में BR और पोस्ट OR आपने पास करना है, तो जब हम नोटिस भेजते हैं उसके साथ सारी डिटेल्स आप देंगे, क्या है टर्म्स एंड कंडीशन, क्या है उनकी रेम्यूनरेशन, कहीं वो 184 में उनका कोई इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं है। सब सेक्शन 5 आता है जिसे रेड विद 176 पढ़ना चाहिए, जो कि हम चैप्टर 11 में पढ़ के आते हैं कि अगर डिफैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन या टर्मिनेशन है हुआ है डायरेक्टर का, तो उसके प्रायर इफेक्ट्स अनअफेक्टेड रहेंगे। सेम भी यहां है, अगर आपने मैनेजरियल पर्सनल अपॉइंट कर लिया लेकिन पोस्ट जनरल मीटिंग में और पास नहीं हुआ, तो जो भी उसके एक्ट्स जो उसने कर दिए हैं दे विल रिमेन अनअफेक्टेड, या कह लीजिए दे विल स्टैंड वैलिड। नाउ पहले हम बात करेंगे 203 के ऊपर, उसके बाद देखिए 197 सेक्शन वगैरह पे आएंगे। ये आ गया हमारा अपॉइंटमेंट होल टाइम KMP रेड विद रूल नंबर 8 एंड 8A। तो देखिए सब सेक्शन 1 ये कहता है होल टाइम KMP कहाँ चाहिए, हर लिस्टेड कंपनी में चाहिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में चाहिए, अगर पेड अप कैपिटल कम से कम हो 10 करोड़ की। अब होल टाइम KMP का मतलब क्या है, यहाँ 3 बातें हैं, A एंड B एंड C। तो A में आ गया आपकी टॉप एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, जिसके अंदर आपका होगा मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO या मैनेजर में से तीनों में से कोई भी एक, एंड इन देयर एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर। क्लॉज B में है लीगल ऑफिसर CS, और ये प्राइवेट कंपनी में भी चाहिए होगा अगर प्रोवाइडेड उसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है। एंड C क्लॉज में आता है आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सबसेक्शन 2 कहता है अपॉइंटमेंट जब भी आपने करनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्वाभाविक है बोर्ड मीटिंग में BR से करेंगे, यहाँ RBC वगैरह नहीं लागू होगा। सबसेक्शन 3 कहता है अगर मल्टीपल पोस्ट एंड डिफरेंट कंपनीज में, तो होल टाइम KMP नॉट टू होल्ड ऑफिस इन मोर देन 1 कंपनी एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे आप कहीं और ऑफिस नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, अगर आप सब्सिडरी में अपॉइंट हो रहे हैं या किसी और कंपनी में डायरेक्टर बन रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपको सेक्शन 165 लगता है, 20 तक आप बन सकते हैं, बस परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको लेनी पड़ती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक कंपनी में एंड ऑल्सो मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इन वन अनदर कंपनी में हो आप सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू, लेकिन आपने ध्यान के रखना है कुछ कंडीशंस का कंप्लायंस करना है। इसके लिए क्या दिया जाएगा, नोटिस टू ऑल द डायरेक्टर्स इन इंडिया, जो भारत में है सभी डायरेक्टर्स को। बोर्ड मीटिंग में आपने अप्रूवल लेनी है, RBC नहीं लगेगा। साथ में यूनानिमस रेजोल्यूशन, जिसका मतलब है सारे डायरेक्टर जो मीटिंग में आए हैं प्रेजेंट है, सारे वोट क्या करें, इन फेवर वो वोट करेंगे, तभी आपकी बात बनेगी। तो इसमें चीज क्या है, एक एग्जांपल जरूर यहां ध्यान रख लीजिए। जैसे एक्स लिमिटेड अपॉइंट करना चाहती है मिस्टर ए को एज MD, हु इज ऑलरेडी MD इन वाई लिमिटेड। उसके लिए एक्स लिमिटेड को क्या करना है, अपने सारे डायरेक्टर्स को नोटिस देना है, और वो जितने डायरेक्टर आएंगे बोर्ड मीटिंग में वो सारे के सारे यूनानिमस रेजोल्यूशन से उसे क्या करें, अप्रूव करें, तभी आप उसे अपॉइंट कर पाएंगे। इसके बाद प्रोविशो इसी सेक्शन की कहती है कि भाई एक प्रोहिबिशन है, किसके ऊपर प्रोहिबिशन है, मल्टीपल पोस्ट है, ये चेयरपर्सन ऑफ कंपनी कम CEO या चेयरपर्सन ऑफ कंपनी कम MD, तो प्रोहिबिशन है। लेकिन आगे हम कह रहे हैं इंडिविजुअल हो सकता है, अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है और कंपनी क्या नहीं कर रही है, मल्टीपल बिजनेस नहीं कर रही है, लेकिन एक्सेप्शन है, जिसका मतलब है ऊपर वाली क्लॉज नहीं लगेगी, कोई प्रोहिबिशन नहीं है, चाहे आप मल्टीपल बिजनेस करें, प्रोवाइडेड आप पब्लिक कंपनी है, आपकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है एंड है, ध्यान रखिएगा, और नहीं है, टर्नओवर 1000 करोड़ है, आप मल्टीपल बिजनेस है, और हर बिजनेस के लिए आपका अलग अलग से CEO है। सबसेक्शन 4 में इसकी वैकेंसी क्रिएट होती है, तो बोर्ड फिल करेगा और उसका समय है 6 महीने के भीतर। ध्यान रखिएगा वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए समय 3 महीने था और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग था विच एवर इज लेटर, लेकिन यहां सीधा 6 महीने है। 4A में आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट के ऊपर क्या होगा, पहले जो 4 सेक्शन है वो अप्लाई नहीं करेंगे,
not to apply to MD, CEO, manager in right और या इन देयर एब्सेंस टू होल टाइम डायरेक्टर, जो हमने क्लॉज नंबर ए पढ़ी थी, क्योंकि ए बी प्लस सी हमने कहा था, इसलिए ये गवर्नमेंट कंपनी पे सिर्फ बी में जो हमने CS एंड CFO का उन्हीं के ऊपर ये अप्लाई करेगा। सब सेक्शन 5 में आती है पेनल्टी। कंपनी के ऊपर सीधा सीधा 5 लाख है, डायरेक्टर एंड KMP के ऊपर कम से कम 50,000 रुपए, डेली के 1,000 रुपए, लेकिन 1,000 रुपए करते हुए वो 5 लाख से ज्यादा क्रॉस नहीं करेंगे। नाउ गोइंग टू द CS कंपनी सेक्रेटरी सेक्शन, देखिए जैसे मैंने कहा मेनली उसके ऊपर 204 एंड 205 आता है। बाकी वैसे तो हम देखे आए हैं 203, और डेफिनेशन आती है 224 में एंड 225 में। 224 में CS क्या है, जो ICSI का मेंबर है, और 25 में क्या है, CS इन प्रैक्टिस, ऑब्वियसली जिसने क्या ले रखा है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले रखा है। 203 में भी हमने देखा इसके बारे में, और मेनली अब हमारे 2 सेक्शन देखिए इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। 204 में सेक्रेटेरियल ऑडिट, भाई किस कंपनियों को करवाना होगा, रेड विद रूल नंबर 9। यहाँ पे 3 क्लॉज हैं, एक लिस्टेड कंपनी है, दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लेकिन 2 में से कोई भी कंडीशन लगे, या तो पेड अप कैपिटल है 50 करोड़, या टर्नओवर है 250 करोड़, और तीसरा हर एक कंपनी, जिसका मतलब प्राइवेट भी हो सकती है, प्रोवाइडेड आपके आउटस्टैंडिंग बोरिंग कम से कम 100 करोड़ की हैं। किससे हैं, बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हैं, तो उनको ये सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा। स्वाभाविक है, आप किससे करवाएंगे, ये आप करवाएंगे होल टाइम CS इन प्रैक्टिस से। तो ये MR3 नाम के फॉर्म में आपका ये रिपोर्ट बना के देगा, और ये बोर्ड रिपोर्ट के साथ अनेक्स की जाएगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में इस सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से अपने कमेंट्स लिखेंगे अगर उस रिपोर्ट के अंदर कुछ एडवर्स या क्वालिफाइड रिमार्क्स थी। और ऑब्वियसली ये रिपोर्ट बनाते समय CS को SS, जिसका मतलब है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और ये भी आपको पता होना चाहिए, देखिए सेक्शन 118 में हम मिनट्स के ऊपर पढ़ते हैं, सब सेक्शन 10 के अंदर, तो आपको SS1 बोर्ड मीटिंग के ऊपर फॉलो करना होता है, और SS2 जनरल मीटिंग के ऊपर फॉलो करना पड़ता है। और अगर इस सेक्शन से रिलेटेड पेनल्टी डिफॉल्ट होता है तो पेनल्टी है कंपनी के ऊपर, ऑफिसरों के ऊपर, CS इन प्रैक्टिस के ऊपर, और यह है सीधा सीधा 2 लाख रुपए फिक्स्ड अमाउंट है। 205 में आते हैं हमारे CS साहब के फंक्शंस, जहां सिंपल एक कोड की है राम सागा। R से ये रिप्रेजेंटेशन जो भी रेगुलेटर्स के आगे देना होता है। A से कोई भी बोर्ड को उनसे कोई असिस्टेंट चाहिए, और मीटिंग से रिलेटेड हमने कह दिया वो मिनट्स वगैरह बुलवाना, ये वो सारा काम इन्हीं का होता है। S से सारे SS का कंप्लायंस करना है, सारे अप्रूवल्स ये लेके आएंगे, गाइड करेंगे बोर्ड को, जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और सारे के सारे एक्ट्स का, ये कह लीजिए लॉस का इन्हें कंप्लायंस करना है। नाउ सेक्शन 202 जिसको हम रेड विद करते हैं, सेक्शन 191, चाहे वो सेक्शन चैप्टर नंबर देखिए 12 में से है, यह है कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। इन्हीं 3 मैनेजरियल पर्सोनल की अगर नौकरी जाती है तो भैया इनको कॉम्पनसेशन जो मिलेगा, तो एलिजिबल यही 3 लोग हैं, कोई नॉर्मल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं आएगा, या तो लॉस ऑफ ऑफिस हुआ, या कह लीजिए कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस। तो सब सेक्शन 3 में मेन आता है क्वांटम, जिसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रश्न बनता है कि कितना इनको ये दिया जाएगा कॉम्पनसेशन। तो फॉर्मूला है एवरेज रेम्युनरेशन को मल्टीप्लाई करें पीरियड से। एवरेज रेम्युनरेशन का मतलब है 3 साल का रेम्युनरेशन। 3 साल आपने कहां से देखने, फाइनेंशियल ईयर वर्ड नहीं है, जिस समय आपकी नौकरी गई उससे बैक ईयर में आप 3 साल देख लीजिए, राइट। या पीरियड ऑफ ऑफिस, अगर काम ही 2 साल किया है तो 2 साल लेंगे, विच एवर इज व्हाट लेस, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी आपकी नौकरी रहेगी अनएक्सपायर्ड, या फिर ज्यादा से ज्यादा कितने साल, 3 साल, क्योंकि अनएक्सपायर्ड 4 साल है तो 3 साल का ही मिलेगा। अगेन विच एवर इज क्या है, यहां पे हम लेस ही देखेंगे। अब हम रिवर्स में पढ़ेंगे, आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। सब सेक्शन 2 के अंदर 6 पॉइंट आते हैं, जहां हम एक कोड की लेंगे RRV की बिग। R से क्या है, डायरेक्टर ने रिजाइन किया है, क्यों, क्योंकि कंपनी का अमेलगमेशन वगैरह हो गया, तो आप जो नई कंपनी है रिकंस्ट्रक्टेड या अमेलगमेटेड में अपॉइंट हो गए हैं। R से है आपने किसी और कारणवश खुद ही कह लीजिए रिजाइन किया है। V से आपका 167 का डिफॉल्ट हुआ तो आपको अपनी डायरेक्टरशिप छोड़नी पड़ी, वेकेशन।
विग डब्ल्यू से आ गया, आप वाइंडिंग अप हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, या कह लीजिए वॉलंटरी कंपनी अपने आप क्या हुई है, बंद हुई है। लेकिन वजह क्या थी, आपकी ही नेग्लिजेंस की वजह से कंपनी बंद हुई है। आई से है आपने इंस्टिगेशन किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताकि आपको निकाला जाए। एंड जी से आप गिल्टी हैं, मॉरल टर्पिट्यूड, फ्रॉड, नेग्लिजेंस वगैरह कह लीजिए, किसके अफेयर्स में, कश कंपनी हो, सब्सिडरी हो या होल्डिंग हो। देन यहां पे हमारे 2 पॉइंट आते हैं वाइंडिंग अप से रिलेटेड। एक क्या है, वाइंडिंग अप बिफोर और एट एनी टाइम 12 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑन विच सीज टू होल्ड ऑफिस। मतलब आपके रहते रहते कंपनी वाइंड अप में चलेगी, या आपके जाने के 12 महीने के अंदर अंदर कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती, एंड जो एसेट्स हैं इनसफिशिएंट है एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप मीट करने के बाद टू पे व्हाट, शेयर होल्डर्स। इन दैट सिनेरियो आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। देन रूल नंबर 17, सब रूल 3, यहां ध्यान रखना है ये रूल नंबर 17 इस चैप्टर का नहीं है बल्कि चैप्टर नंबर 12 का है, इसलिए मैं कह रहा था इस सेक्शन को रेड विद 191। द कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, वहां पे भी हमारे 6 पॉइंट हैं। तो ये पॉइंट है कि भैया अगर आपने डिफॉल्ट किया है कुछ इनकी पेमेंट में, ये कुछ दीदी कह लीजिए हैं, डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड या उनकी रिडम्पशन, और देन आ गया लोन, कोई भी आपने बैंक एफआई या पीएफआई से लिया है, टैक्सेशन ड्यूज आ गया डी से ही, और डी से आ गया स्टैट्यूटरी ड्यूज जो एम्प्लॉइज के हैं जैसे ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड वगैरह। सबसेक्शन 4 कहता है हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रोहिबिशन नहीं है, आप ये दीजिए। अगर ये जो मैनेजरियल पर्सोनल कोई और भी कैपेसिटी में था, मतलब इफ रेंडर सर्विसेज इन एनी अदर कैपेसिटी में भी हैं, तो आप उससे रिलेटेड रेम्युनरेशन देने पे ऐसा ये सेक्शन नहीं लगेगा, बिंदास होकर दीजिए जो भी टर्म्स कंडीशन आपकी रही होंगी। इसके साथ हम ले रहे हैं 191। यहां क्या है, यहां हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं सिर्फ डायरेक्टर को, मतलब ऊपर 202 में मैनेजरियल पर्सोनल था या नॉर्मल डायरेक्टर भी है, फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, और या यूं कह लीजिए लॉस ऑफ ऑफिस क्यों हो रहा है, इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और शेयर्स, कंपनी की प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग शेयर्स किसी और के पास कंपनी का कंट्रोल जा रहा है। सबसेक्शन 1 कहता है आप कोई पेमेंट नहीं करेंगे डायरेक्टर को अगर अंडरटेकिंग या प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। डायरेक्टर को कहता है कुछ भी कॉम्पनसेशन वगैरह नहीं लेना है, जो भी इसको लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है किससे नहीं लेना है, फ्रॉम सच कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी, ना तो ट्रांसफरी से आपने लेना है ना अपनी कंपनी से लेना है। दूसरा है ट्रांसफर टू एनी पर्सन ऑफ शेयर्स, यहां पे शेयर्स की बात हो रही है, तो अगेन कह रहा है आपने कोई कॉम्पनसेशन नहीं लेना है। और ये शेयर्स के ट्रांसफर की बात क्यों हो रही है, क्योंकि कहता है ये ऑफर मिली है, किसको मिली है, जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स को, एक तरह से कह लीजिए कंपनी को टेक ओवर करने का कोई ऑफर आ गया है, या कहता है किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने ऑफर दी है या उसके बिहाफ पे किसी ने दी है विद अ व्यू की कंपनी उसकी क्या हो जाए, सब्सिडरी हो जाए, या तो उसकी हो जाए या उसकी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी हो जाए, या किसी इंडिविजुअल ने ऑफर दी है उसके बिहाफ पे ऑफर मिली है क्योंकि वो लेना चाहता है कम से कम 1/3 वोटिंग राइट्स कंपनी के जो जनरल मीटिंग में वो एक्सरसाइज कर सके। एंड नंबर 4 है इसमें कि एनी अदर ऑफर विच इज कंडीशनल टू सम एक्सटेंट। और इसके बाद हम कह रहे थे आपको कॉम्पनसेशन वगैरह नहीं लेंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे यस आप ले सकते हैं, मे रिसीव, और किससे लेंगे, ट्रांसफरी कंपनी से ले सकते हैं। बस आपने कुछ ये डिस्क्लोजर्स मेंबर को देना है क्योंकि मेंबर से आपने जनरल मीटिंग में ओआर पास करवाना है। क्या बताइए, नेम ऑफ डायरेक्टर, जितना आप अमाउंट देना चाहते हैं, किस वजह से देना चाहते हैं, बोर्ड मीटिंग ने कब हुई जिसमें रिकमेंड किया गया, क्या बेसिस है आपके अमाउंट कैलकुलेट करने के, रीजन, जस्टिफिकेशन, मैनर ऑफ पेमेंट, कैश, काइंड, सोर्सेज वगैरह वगैरह। देन इसी में सब सेक्शन 3 आता है, कहता अगर ये पेमेंट अप्रूव नहीं होती है जनरल मीटिंग में, क्योंकि जनरल मीटिंग हो नहीं पाई क्योंकि वहां कॉरम नहीं था, या कॉरम नहीं होता तो मीटिंग आगे एडजर्न हो जाती है, जो हम 103 सेक्शन में देखते हैं, वहां पे भी कॉरम नहीं था, तो कहता फिर हमें कोई कॉन्ट्रवेंशन इस चीज का हम नहीं मानेंगे, शैल नॉट बी डीम्ड, मतलब कॉरम हमें चाहिए होता है, वरना कि बाय डिफॉल्ट हम ये नहीं मान लेंगे कि कॉरम नहीं हुआ तो भैया चलो काम चल जाएगा, तो इसलिए ऐसा कुछ कॉन्ट्रावेंशन रहता है। तो सब सेक्शन 4 कहता है कोई पैसा अगर डायरेक्टर को दे दिया तो अपने पास ट्रस्ट के रूप में रखेगा और पेनल्टी उसके ऊपर 1 लाख रुपए की फिक्स्ड अमाउंट है जो लगाई जा सकती है। एंड यहां पे सब सेक्शन 2 देखिए क्या कहता है, नथिंग इन दिस सब सेक्शन शेल अफेक्ट पेमेंट मेड टू बी मेड बाय कंपनी टू एमपी। इसलिए वो एमपी वाले जो हमने पॉइंट पढ़े थे
कि भैया मैनेजरियल पर्सोनल को दे रहे हो तो उसका सेक्शन 202 है, तो ये सेक्शन भी कह रहा है मेरे को 202 से कोई आपत्ति नहीं है, उनको आपने देना है, बस उन सेक्शनों का क्या कीजिए, जो प्रोहिबिशन थी जैसे मैंने पॉइंट बताए थे आपको, बस उनका आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। नाउ कम्स द बिग सेक्शन 197, क्योंकि इसमें 17 सब सेक्शन आते हैं। यह हम बात करते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की, और 197 को हम रेड विद करते हैं 200 तक कह लीजिए, 197 से 200 एंड शेड्यूल 5 का भी। और रेम्यूनरेशन की डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 78, कहता है मनी और इक्विवेलेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, और साथ में उसके आ जाएंगे पर्क्स भी। सब सेक्शन 1 कहता है ओवरऑल जो रेम्यूनरेशन आप दे सकते हैं वो है 11% नेट प्रॉफिट। किसको दे सकते हैं, देखिए ये आ गया आपके सारे के सारे डायरेक्टर्स, एंड साथ में एमपी के अंदर क्या आ जाता है, मैनेजर भी आ जाता है। और नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है वो 197(8) कहता है एज पर सेक्शन 198 के मुताबिक निकालना है। और ध्यान रखिएगा ये ओवरऑल लिमिट सिर्फ किसमें लगती है, पब्लिक कंपनी में लगती है, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी पे सेक्शन नहीं लगता। और 11% से भी आप लिमिट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2 कंडीशन है, एक तो जनरल मीटिंग में OR पास करो, साथ में आप शेड्यूल 5 का भी आपने कंप्लायंस करना है। इसके बाद लिमिट आती है मैनेजरियल पर्सोनल के लिए, जहां 2 लिमिट आती हैं। अगर कंपनी में सिर्फ एक ही कोई मैनेजरियल पर्सोनल है, ओनली 1, तो ज्यादा से ज्यादा आप दे सकते हैं 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, लेकिन एक से ज्यादा है तो आप 10% दे सकते हैं। अब यहां पे भी लिमिट बढ़ानी है 5 या 10 से, तो आपको ऊपर जैसे OR था यहां SR चाहिए होगा। अब है लिमिट नॉर्मल डायरेक्टर्स के लिए जो एमपी नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए है, तो उसमें भी फर्दर 2 लिमिट है। एक लिमिट आती है कि भैया अगर कंपनी में कोई एमपी है तो सिर्फ बाकी डायरेक्टर्स को 1% ही मिलेगा, अगर नहीं है तो 3% तक आपको मिल सकते हैं। और ये लिमिट भी एसआर से बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर प्रोविजन यहाँ ये आती है कि अगर कंपनी ने ऑलरेडी कोई डिफॉल्ट कर रखा है क्रेडिटर्स का, जैसे बैंक का, पीएफआई का, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या किसी भी सिक्योर्ड क्रेडिटर का, तो जो एसआर वगैरह पास करके आपने जो लिमिट्स बढ़ानी है या 11% वाली बढ़ानी है, तो उनका आपको प्रायर अप्रूवल पहले लेना पड़ेगा। सब सेक्शन 2 आता है हमारा कि भैया जो लिमिट्स है उसके अंदर हम सिटिंग फीस, डायरेक्टर्स फीस मीटिंग अटेंड करने को उसको कंसीडर नहीं करेंगे। और सब सेक्शन 5 उसी के ऊपर है कि ये डिसाइड कौन करेगा कितना आपको सिटिंग फीस मिलेगा। देखिए ये डिसाइड करता है बोर्ड, लेकिन ध्यान दीजिएगा रूल नंबर यहां पे 4 साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा ये लिमिट हो सकती है 1 लाख रुपए पर मीटिंग, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, कमेटी मीटिंग्स हो, कुछ भी हो। और ध्यान रखिएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर के लिए रेम्यूनरेशन सेम रहेगा, मतलब सिटिंग फीस सेम रहेगी, आप उसे कम नहीं कर सकते। अब रेम्यूनरेशन आप देंगे कैसे, उसके ऊपर आता है हमारा सब सेक्शन 4, कहता है जैसे मर्जी दे दीजिए, मतलब सिंपल सी बात है, आपके आर्टिकल्स के मुताबिक या जनरल मीटिंग में OR पास करो या SR पास करो, अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो। मेन ध्यान रखना है इसको हम रेम्यूनरेशन का हिस्सा लेके चलेंगे अगर सर्विसेज रेंडर करी हैं डायरेक्टर ने इन एनी अदर कैपेसिटी, जो रेंडर करी है उसको हम इंक्लूजन लेके चलेंगे। लेकिन हम इसको एक्सक्लूजन की भी 2 बातें आपने ध्यान रखनी है। अगर आपने कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दी हैं एंड उसके लिए आपके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, जो कि लगता है एनआरसी को, जो 178 में बनती है, एनआरसी नहीं है तो बोर्ड को लगता है, तो इन डांट सिनारियो हम उसको रेम्यूनरेशन के अंदर नहीं लेके चलेंगे, वरना कोई भी आपने अदर सर्विसेज रेंडर की हैं, अदर कैपेसिटी हम इंक्लूड करके चलेंगे। सब सेक्शन 6 कहता है हम पेमेंट कैसे करेंगे, ये भी आपकी मर्जी है, मंथली कर दीजिए, कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कर दीजिए या पार्टली, जैसे मर्जी कर सकते हैं। सब सेक्शन 7 ऑमिट हो गया, 8 मैंने पहले ही बता दिया। और सब सेक्शन 3 एंड 11 इनएडिक्वेट प्रॉफिट लॉसेस पे है, उसे हम बाद में देखते हैं, तो उससे इस दौरान बीच में हम देख रहे हैं सब सेक्शन 9, अगर आपको एक्सेस रेम्यूनरेशन दे दिया गया और इस सब सेक्शन को भी 199 के साथ हार्मोनियस होना चाहिए कि मतलब बियॉन्ड लिमिट्स आपने ज्यादा दे दिया है, या जो भी अप्रूवल्स आपने लेनी थी, जैसे हमने कहा लिमिट बढ़ा सकते हैं OR SR से या क्रेडिटर्स के प्रायर अप्रूवल, वो आपने नहीं लिए हैं, तो ध्यान रखना होगा आपको ये पैसा 2 साल के भीतर वापस करना होगा, या कम समय भी जो कंपनी ने बताया आपको वापस करना होगा। इस दौरान ये पैसा कंपनी का आपके पास है, ट्रस्ट के रूप में रखिए। और अगर कंपनी से वेव करना चाहती है, सब सेक्शन 10 कहता है, तो उसके क्या पास करना होगा, SR 2 साल के भीतर जब ये पैसा रिफंडेबल हो गया तो वेव किया जा सकता है। दूसरी बात प्रोविजन यही यहाँ पे भी सेम है, अगर वेव करना चाहते हैं तो क्रेडिटर्स के कोई आउटस्टैंडिंग ड्यू हैं तो उनका पहले आप क्या लीजिए, प्रायर अप्रूवल लीजिए SR पास करने से पहले। सब सेक्शन 12 कहता है बोर्ड रिपोर्ट जो हम पढ़ते हैं 134 में बनती है, उससे रिलेटेड उसमें अंदर डिस्क्लोजर देना है। अगर आप लिस्टेड कंपनी है
राइट। तो रूल नंबर 5 उससे रिलेटेड आता है भाई, क्या उसके अंदर डिस्क्लोजर देना है, रेशियो ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन टू द मीडियन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कि भैया जो भी मीडियन रेम्यूनरेशन है, जैसे यहाँ पे ये मैंने दे रखा है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मीडियन बीच में जो आ गया 6 आ गया, तो भाई उसके हिसाब से 2 इकट्ठे आ जाए तो एवरेज के हिसाब से, राइट, ताकि एक मीडियन रेम्यूनरेशन बता सके। और साथ में हमें क्या करना है, कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज से रिलेटेड भी बताना होता है, उनका रेम्यूनरेशन बोर्ड रिपोर्ट में लिख के, कौन से स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होंगे, टॉप 10 एम्प्लॉइज। और साथ में यहां ध्यान दीजिएगा एंड, इसके साथ में एंड, अगर कोई और एम्प्लॉय जो पूरा साल के लिए एम्प्लॉयड है या पार्ट ऑफ द ईयर एम्प्लॉयड है, अगर उसका रेम्यूनरेशन पूरा साल है और वो है 1 करोड़ 2 लाख तो भी बताइए, 8.5 लाख रुपए महीना है तो भी बताइए। और अगर रेम्यूनरेशन आपका मैनेजरियल पर्सोनल से ज्यादा एम्प्लॉय का, और साथ में इस एम्प्लॉय के पास क्या है, 2% इक्विटी शेयर है कंपनी के, चाहे खुद के पास है, स्पाउस के साथ मिलके हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो ऐसे एम्प्लॉयज की हमें डिटेल बोर्ड रिपोर्ट में लिख के देनी होती है। इसके बाद सबसेक्शन 13, अगर इंश्योरेंस करवाई गई है कंपनी के द्वारा, किसकी, मैनेजरियल पर्सोनल की, और या सीधा सीधा यूं कह लीजिए होल टाइम के एमपी ले लीजिए सारे वो वाले व्यक्ति, तो पर्पस क्या है कि अगर उनकी कोई लायबिलिटी इनकर हो जाती है कंपनीज एक्ट में ड्यू टू कोई नेग्लिजेंस या फॉल्ट, तो उनको इंडेमनीफाई किया जा सके। तो यहाँ रेम्यूनरेशन का ट्रीटमेंट कैसे करना है, पहली बात तो है ये कोई मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है प्रीमियम देना, ये कंपनी का सिंपल एक्सपेंस रहेगा। लेकिन अगर उस होल टाइम के एमपी की गिल्ट जो हो जाती है, साबित हो जाती है, तो हम इसे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का हिस्सा लेके चलेंगे। डार्ट सिनारियो हमें बुक्स रिकास्ट करनी होगी, इसलिए वहां पे भी सेक्शन 199 या यूं कह लीजिए ये एक्सेस वाला पॉइंट लग सकता है। सब सेक्शन 14 कहता है रेम्यूनरेशन और कमीशन ले सकता है एमडी WTD होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी में से, बस आपको बोर्ड रिपोर्ट में क्या देना है, डिस्क्लोजर देना है। पेनल्टी सब सेक्शन 15 में आती है कि कंपनी की 5 लाख रुपए फिक्स है और किसी और व्यक्ति की 1 लाख रुपए है। और ऑडिटर रिपोर्ट में भी ध्यान रखिएगा, सब सेक्शन 16 कहता है ऑडिटर रिपोर्ट जो 143 में बनती है, तो भैया वो सारी की सारी डिटेल्स अपनी रिपोर्ट में एक्सेस रेम्यूनरेशन ये वो सब लिख के देगा। तो इसके बाद आता है कि अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या लॉसेस हैं तो क्या सिचुएशन होगी। देखिए 197 में सबसेक्शन 3 ये कहता है कि भाड़ में गया, क्या लिखा है 197 सबसेक्शन 1 एंड 2 में, जिसका मतलब है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, आप रेम्यूनरेशन दे सकते हैं चाहे प्रॉफिट नहीं है, लेकिन आपको शेड्यूल 5 का कंप्लायंस करना होगा। दूसरी बात, सिटिंग फीस का तो कोई लेना देना रेम्यूनरेशन से होता ही नहीं है। और सबसेक्शन 11 क्या कहता है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट्स इफ टू बी इंक्रीज्ड, जो भी बियॉन्ड है, अगर आपके मेमोरेंडम आर्टिकल एग्रीमेंट या OR और BR से लिखी है, तो आप देखिए रेम्यूनरेशन जो है बढ़ा नहीं सकते हैं अगर प्रॉफिट वगैरह नहीं है, लेकिन आपको शेड्यूल 5 के हिसाब से जो करना है वो कर सकते हैं। उसी के ऊपर हम मेन पढ़ेंगे। तो शेड्यूल नंबर 5 का यहाँ पे पार्ट 2 का सेक्शन नंबर 2 लगता है कि लॉसेस हैं या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो देना है, यहाँ पे शेड्यूल 5 में सेक्शन 2 में ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ये अकेला मैनेजरियल पर्सोनल के लिए नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद से ये अदर डायरेक्टर मतलब सारे डायरेक्टर्स के लिए भी ये है। तो शेड्यूल 5 क्या कहता है, कहता है आपका रेम्यूनरेशन की जो लिमिट है वो डिपेंड करेगी आपकी इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर। तो प्रश्न है सबसे पहले ये इफेक्टिव कैपिटल होता क्या है, तो उसमें ऐड कीजिए आप पेड अप कैपिटल, साथ में शेयर प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस लीजिए, लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व आपने नहीं लेना। लॉन्ग टर्म डेट लीजिए, लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया मोर देन 1 ईयर वाला, करंट लायबिलिटी नहीं लेनी है। आप माइनस क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा इन्वेस्टमेंट तभी माइनस करना होता है अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। देन जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म डेट 1 साल से ज्यादा वाला लेना है, शॉर्ट टर्म वगैरह वर्किंग कैपिटल लोन OD वगैरह ये सब चीजें आप कंसीडर नहीं करेंगे। अब इफेक्टिव कैपिटल लेनी कौन सी डेट की होती है, तो देखिए पिछले साल की 31 मार्च की लेनी है, लेकिन अगर नई नई कंपनी बनी है तो हम लेंगे इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन आप अपॉइंट है उस डेट की हम इफेक्टिव कैपिटल निकाल लेंगे। तो इस तरह से इफेक्टिव कैपिटल निकाल के अगर ये आता है नेगेटिव या 5 करोड़ से कम, तो मैनेजरियल पर्सोनल के लिए देखिए लिमिट्स जो हैं, या हम पर एनम की बात करें वो अलग हैं, जबकि एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए अगेन पर एनम की बात करें वो लिमिट्स अलग हैं। तो MP को आप दे सकते हैं 60 लाख, लेकिन यहाँ पे 12 लाख है, ये सालाना है, पर मंथ तो अलग अलग हो जाएगा। और अगर इसी 5 करोड़ या 100 करोड़ से लेस रहती है तो 84 लाख है, इधर है 17 लाख। देन आती है तीसरी लिमिट 100 करोड़ या उससे ज्यादा टिल 250 करोड़ से कम,
तो 120 लाख और यहाँ है 24 लाख और 250 करोड़ से ऊपर बड़ा सिंपल फार्मूला, यहाँ 120 लीजिए सेम, यहाँ 24 लाख लीजिए सेम। फिर जितनी आपकी इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ से ज्यादा है उसका कितना ऐड कर दीजिए, 0.01% सेम यहाँ पे आपने ऐड करना है। स्वाभाविक है अगर सालाना पेमेंट नहीं हो रही है तो मंथली आप कर लीजिए, और ये लिमिट्स भी बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन आपको क्या पास करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में। तो ये थी क्लॉज ए के अंदर लिमिट। अब क्लॉज बी के अंदर क्या आती है कि अगर जो मैनेजरियल पर्सोनल है या दूसरा भी डायरेक्टर है और वो काम कर रहा है किसमें, प्रोफेशनल कैपेसिटी में, तो आप ये क्लॉज ए के मुताबिक भी आप रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी है। कंडीशन ये है इसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी की कैपिटल में, कंपनी ही नहीं कश है, सब्सिडरी भी है, होल्डिंग भी है, या कोई भी स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन है अगर इसके पास आधा % पेड ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी है, और वो क्यों मिली है, जैसे कंपनी ने ईसॉप वगैरह लेके आए हैं। एंड ना ही इसका कोई एसएच कंपनी में कोई और इंटरेस्ट हो, ना ही रिश्तेदार हो डायरेक्टर या प्रमोटर का, कब, एट एनी टाइम ड्यूरिंग लास्ट 2 years बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। तीसरा, क्योंकि ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में है तो कम से कम इसके पास ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन विद क्या होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज इन फील्ड ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी होनी चाहिए। देन देखिए, जब आपने रेम्यूनरेशन देना है तो सेक्शन 200 आता है कि क्या फैक्टर्स आप कंसीडर करेंगे रूल नंबर 6 के साथ में। तो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कह लीजिए, ऑपरेटिव परफॉर्मेंस कह लीजिए, या सिंपल मैंने यहां लिख दिया फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। तो इसे यूं भी कह सकते हैं फाइनेंशियल प्लस ऑपरेटिंग कंपनी की हमें क्या देखनी है, परफॉर्मेंस देखनी है पिछले 3 साल की, ये हमें कंसिडर करनी होती है। और आपका एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, रेम्यूनरेशन फ्रॉम अदर कंपनीज ऑफ अदर डायरेक्टर एम्प्लॉइज, आपका क्या रिलेशनशिप है बिटवीन रेम्यूनरेशन एंड परफॉर्मेंस, कहीं रेम्यूनरेशन पॉलिसी क्या कोई डिफरेंट है फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज, द रीजंस देयर ऑफ। और देन है कोई आपके पास सिक्योरिटीज हैं या प्लेज जो आपने की हो पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये सारे फैक्टर्स हमें देखने होते हैं। इसके साथ आ गया सेक्शन 199, जैसे हम कह रहे थे क्योंकि अगर एक्सेस रेम्यूनरेशन दे दिया गया है उसकी रिकवरी की जाएगी। तो यह रीजन क्या दिया गया, आपने रीस्टेट की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा से, क्यों, क्योंकि पहले कोई फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस हो गया था। तो रिकवरी किससे करेंगे, ऑब्वियसली पास्ट या प्रेजेंट कंपनी का मैनेजरियल पर्सनल या सीईओ। रिकवरी का अमाउंट क्या होगा, जितना अमाउंट आपको दे दिया गया है लेस जितना अब रीस्टेटेड स्टेटमेंट के हिसाब से बनता है। और एडिशनल पावर ऑफ रिकवरी है, मतलब ओवर एंड अबव लायबिलिटी ऑफ दैट पर्सन अंडर दिस एक्ट और अदर करंट लॉस, मतलब किसी और एक्ट में, इस एक्ट में कोई पेनल्टी है वो अलग बात रहेगी, ये उसके अलावा ही रहेगा। 198 अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है, क्योंकि यही हमने पढ़ा कि जो नेट प्रॉफिट निकालना है वो निकालना है एज पर सेक्शन 198। तो कैसे निकालेंगे, आप ग्रॉस प्रॉफिट लीजिए, उसमें ऐड क्या कीजिए, 2 आइटमें, सब्सिडी कह लें या बाउंड्री जो भी आपको सरकार या पब्लिक अथॉरिटी से मिली है। प्रॉफिट लीजिए फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लेकिन ध्यान क्या रखना, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस्ट वैल्यू माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू, या सिंपल भाषा में कह लीजिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डिडक्ट क्या करना है, उसकी कोड की है बैड सर्विस टैक्स, बी से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, बी से ही बैड डेट आ गए, ऑल यूजुअल वर्किंग चार्जेस, जिसका मतलब है नॉर्मल पीएनएल में जो खर्च होते हैं सारे के सारे, सैलरी, रेंट, जो भी कहें आप। देन डेप्रिसिएशन लेनी है, लेकिन एज पर शेड्यूल 2 लेनी है। डी से डैमेजेस, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने किया कि कंपलसरी पेमेंट देनी पड़ रही है, कोई वॉलंटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डैमेजेस की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। एस से सिटिंग फीस। टी से टैक्सेस। अब टैक्सेस कौन से हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशली कोई चार्ज, कोई स्पेशल, कोई सुपर टैक्स वगैरह नोटिफाई किया है, यहाँ इनकम टैक्स की बात नहीं हो रही है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लेंगे, डिफरेंस बिटवीन रिटर्न डाउन वैल्यू, अगर रिटर्न डाउन वैल्यू सेल वैल्यू से ज्यादा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा नहीं डिडक्ट होगा कोई भी प्रोविजन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट्स पे कोई लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ और आप क्या नहीं है, इन्वेस्टिंग कंपनी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्टिंग कंपनी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी स्वाभाविक है हम ऐड करेंगे, एंड वाइस वर्सा। इसके अलावा देखिए शेड्यूल नंबर 5 की हम थोड़ी डिटेल की और बात करते हैं। पार्ट 2 में देखिए उसके अंदर 5 सेक्शन आते हैं।
सेक्शन नंबर 1 डील करता है अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं तो ऑब्वियसली 197 का हमें कंप्लायंस करना है। सेक्शन 2 ऊपर पढ़ाए थे। सेक्शन 3 क्या है, अगर मैनेजरियल रेम्युनरेशन क्या है, मोर देन एज पर सेक्शन 2 है तो आप उससे ज्यादा अगर देना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड ये है कि आप दे सकते हैं। अगर आप फॉरेन कंपनी आफ्टर शेयर होल्डर अप्रूवल, न्यूली फॉर्म कंपनी है, पहले 7 साल के लिए सिक कंपनी है और अलाउड किया है बाय बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन फॉर 5 साल। और अगर आप आईबीसी में चले गए हैं तो जो भी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया है एनसीएलटी ने। देन सेक्शन नंबर 4 थोड़ा ध्यान में रखने वाला है, कहता इन पर्क्स को हम एमआर नहीं लेके चलेंगे। कौन से, प्रोविडेंट फंड कहें या कोई भी आप एन्युटी फंड कह लीजिए, वो भी सब इसी का हिस्सा आ जाता है। प्रोविडेंट फंड कहो, एन्युटी फंड कहो, जीएफ से हो गया आपका ग्रेचुटी फंड, लीव इन कैशमेंट। और अगर आप एक्सपेट्रिएट हो, हिंदुस्तान के बाहर काम कर रहे हो या नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ये चीजें भी ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। और देखिए ये आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चे चाहे आपके पढ़ें इंडिया में या अब्रॉड में, तो स्कूल कहीं भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टडी आप जहां मर्जी कर रहे हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को हम एमआर नहीं मान के चलेंगे। और लिमिट है इस पे 12,000 रुपये महीना और एक्चुअल खर्चा विचएवर इज लेस, लेकिन ये मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए होती है। हॉलीडे पैसेज आपको मिलेगा वंस इन अ ईयर, इकोनॉमी क्लास, और फर्स्ट क्लास है तो 2 साल में एक बार। एलटीसी लीव, ट्रेवल कंसेशन, होम कंट्री वगैरह जाने के लिए, तो उसको हम पर्क्स का हिस्सा लेके नहीं चलेंगे। और ये हॉलीडे पैसेज एलटीसी परिवार के लिए मिलता है जिसके अंदर आपके स्पाउस और आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स आते हैं। देन ध्यान रखिएगा सेक्शन नंबर 5 में एक बढ़िया बात और भी आती है। अगर रेम्युनरेशन आपको 2 कंपनी से मिल रहा है तो सेक्शन 203 के हिसाब से कैन बी एग्जीक्यूटिव, जैसे हमने पढ़ा भी था, आप 2 कंपनी में हो सकते हैं कि एक में एमडी है, किसी और में भी एमडी मैनेजर आप हो सकते हैं। लेकिन आपको सेक्शन 1 से लेकर 4 का कंप्लायंस करना होगा। और मैनेजरियल जो पर्सोनल ड्रॉ कर रहा है रेम्युनरेशन, चाहे एक कंपनी से या दोनों से, तो ध्यान क्या रखना है, ये हमें ध्यान रखना है, टोटल एमआर नॉट टू एक्सीड हायर ऑफ लिमिट परमिसिबल, हायर ऑफ लिमिट परमिसिबल किससे, फ्रॉम एनी ऑफ द कंपनी, कोई भी एक कंपनी, हम दोनों को यहां लेके नहीं चलेंगे। और देखिए शेड्यूल 5 में रेम्युनरेशन की डेफिनेशन अलग से भी दी गई है, मींस वही है जो 278 में हम पढ़ा है। और साथ में कहा गया एंड इंक्लूड्स रीइंबर्समेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसका रीइंबर्समेंट आपको मिला है तो उसको भी हम रेम्युनरेशन का हिस्सा लेके चलेंगे। तो इसके साथ हमारी ये रिवीजन यहाँ समाप्त होती है। आई होप सो आपको एक यूटिलिटी मिले। थैंक यू।